नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आर एस बाबा पर। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, खैर 2 बजे जो है वो क्लास शुरू हो चुकी है। एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की बहुत बेहतरीन क्लास की। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। मनीषा कुमारी, रोहिताश डूडी, भरत मीणा, मुकेश, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। ये यंत्र जो है वो थोड़ा सा स्पर्श संवेदी है। जैसे स्पर्श होता है उसके बाद में ये अपना जो अस्तित्व है उसको बदलने लगता है। तो जैसे ही स्पर्श संवेदियों के द्वारा इसको स्पर्श किया गया तो पीछे जो चलचित्र है वो डगमगाने लगा, है ना, उसमें परिवर्तन होने लगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन क्लास की। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड। एक बार आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। देखिए आज जो है हम लोग एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 जो है वो करने वाले हैं। सर इसके एमसीक्यू करा दो, इसके एमसीक्यू करा दे। बिल्कुल, जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में एमसीक्यू कराएंगे। हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू लेके चलेंगे अभी, है ना। चैप्टर वाइज जो है वो एमसीक्यू लेके चलेंगे, घबराइए मत। शर्मा जी बिल्कुल गुड आफ्टरनून। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज हम लोग एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 जो है वो खत्म करने वाले हैं, सामान क्रय और अनुबंध। शुरुआत में मैं मेरी जो स्पीड रहेगी वो थोड़ी तेज रहेगी क्योंकि पहले वाला हम लोग रिपीट करेंगे और बाद वाले पे थोड़ा सा रुक जाएंगे। चलिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक सर ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स आप लोगों के लिए यहां पर अवेलेबल है, मैंने ऊपर पिन कर दिए हैं। और जल्दी, जैसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको, तो आज ही हम लोग जो है वो नोट्स को वहां पर कंपाइल कर देंगे और आपको वहां पर पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम से आप लोग नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहां पर उनको पिन कर दूंगा। इसके साथ में आप लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंद्रा 021। ऐप जो है वो आप लोग को डाउनलोड करनी है, आर एस बाबा दीपक सर। यहां पर आप लोगों को टेस्ट सीरीज, नोट्स, इसके साथ में क्विज, वो तमाम चीजें मिलेंगी। देखिए जिन्होंने वीडियो कोर्स परचेज किया है, ये वाला कोर्स जो है जिसने परचेज किया है, इसमें आप लोगों को सभी वीडियोस के नीचे अभी एक ही क्विज दिख रहा होगा। अभी क्विज जो है वो और भी टाइप हो रहे हैं। जैसे क्विज और भी टाइप हो जाएंगे, हर चैप्टर वाइज अलग अलग क्विज आपको वहां पर मिल जाएंगे। जैसे आपने चैप्टर देखा, क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद में हर चैप्टर वाइज आपको नोट्स भी वहां पर अटैच कर दिए जाएंगे कि जैसे ही आपने नोट्स वहां से वीडियो को देख लिया है, नोट्स फिर जो है आप लोग उसको पढ़ लीजिए, आपको मोबाइल पर वो दिख जाएंगे। तो कुछ दिन के अंदर, मतलब मान के चलिए इस वीक के अंदर ये पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सब काम जो है वो अभी टाइपिंग पे गया हुआ है, जैसे कंप्लीट होगा आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कोर्स जिन्होंने नहीं लिया है वो आप लोग जरूर वीडियो कोर्स ले लीजिए। आज भी इसके अंदर एक पूरा का पूरा अध्याय जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो कोर्स के अंदर और वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं जो आपको आज शाम तक जो है वो और भी मिल जाएंगे। इसके साथ में आपको फ्री जो है वो टेस्ट सीरीज दी जाती है, पार्ट ए और पार्ट बी की। ये इस कोर्स के साथ में बिल्कुल फ्री है। टॉपिक वाइज जो कल टेस्ट हुआ था 6 नवंबर को, उस टेस्ट में बहुत कम लोग बैठे थे। जितने लोग इस टेस्ट के अंदर इंक्लूड हैं वो भी टेस्ट नहीं दे पाए थे। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज, जिन्होंने कल ये टेस्ट नहीं दिया था, आज आप लोग ये टेस्ट दे दीजिए ताकि हम लोग फिर इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आज आपके पास में दिन है, उस दिन के अंदर आप पूरा इस टेस्ट को सॉल्व कर लीजिए ताकि हम लोग इसका फिर सॉल्यूशन करवा सके। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग ये 399 वाली टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी के, तो अलग से भी आप लोग ले सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको कुल 20 टेस्ट जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे, कुल 20 टेस्ट। ठीक है, 20 टेस्ट आप लोग को देखने को मिलेंगे। शाम को 10 बजे हमारी मुलाकात होती है 10 प्रश्नों के साथ में। क्लास लाइव होती है शाम को 10 बजे। रोजाना 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। कुछ दिन में क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ने वाली है। अब ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इधर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं राजस्थान नगर पालिका नियम 1974, सामान का कैसे क्रय किया जाएगा, कैसे हम लोग उसको परचेज करेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए साइन होंगे। सबसे पहले आप सभी लोग जो है वो आपको अग्रिम बधाइयां कि आप लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर बनने जा रहे हैं।
लेकिन ऑफिसर बनने से पहले वो तमाम बातें आप लोग सीख लीजिए कि जब एक ठेकेदार के साथ में, कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जब डील करेंगे तो क्या क्या शर्तें जो हैं वो उसके सामने रखेंगे, ताकि आप लोग का काम जो है वो बड़ा दुरुस्त हो जाए। तो सीखिए, ध्यान दीजिए इधर। सबसे पहले देखिए, राजस्थान नगर पालिका नियम अधिनियम 1959 के अंदर बनाया गया था। फिर उसकी धारा है 298, 80 और 297। ठीक है, 297 ये जो है वो तीन धाराएं हैं। इन्हीं के तहत राज्य सरकार जो है वो नियम बनाती है। उन नियमों के अंदर कुल 17 नियम निर्धारित किए गए और उन्हीं 17 नियमों के बंडल को हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 जो है वो नाम दिया गया है। कुल कितने नियम है? 17 नियम है। ठीक है, चलिए नियम नंबर 1 क्या कहता है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। नाम क्या है? राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 सामान क्रय और अनुबंध। प्रारंभ कब हुआ था? देखिए, राजपत्र में इसको प्रकाशन किया गया, उस तारीख से एक माह में ये प्रवर्त हो गया। तो वो तारीख कौन सी थी वो आप लोग को याद करनी जरूरी है कि वो तारीख कौन सी थी। ठीक है, तो निर्मित कब किया गया था इस नियम को? 27 नवंबर 1974 को। तीनों डेट आप लोग को पता होनी चाहिए। तीनों डेट क्या है? सबसे पहले कि नियम बना कब था? 27 नवंबर 1974 को। यह प्रकाशित कब किया गया था? 16 फरवरी 1975 को। और यह प्रभावी कब से हुआ? यह डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 16 मार्च 1975 को। जल्दी से आप लोग इस डेट को कमेंट कीजिए जब यह लागू हुआ था। ठीक है, बना कब, प्रकाशित कब हुआ और कब लागू हुआ, तीनों डेट आपको अंगुलियों पर जो है होनी चाहिए। कितना समय दिया गया था? एक माह का समय दिया गया था। इसलिए आप लोग देखेंगे 16 फरवरी और 16 मार्च की जो डेट है उनके अंदर एक मंथ का डिफरेंस है। आगे बढ़िए, नियम नंबर 2 क्या कहता है? उसमें परिभाषाओं का उल्लेख है। जैसे बोर्ड, तो बोर्ड जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसका मतलब है नगर परिषद उसके अंदर आती है। जब आप लोग क्रय अधिकारी पढ़ेंगे और फिर मांगकर्ता अधिकारी पढ़ेंगे तो उसका मतलब है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप लोग वहां पे पढ़िएगा, कार्यपालक। अगर कार्यपालक अधिकारी की बात की जाती है तो आप नगर परिषद आयुक्त उससे समझेंगे। तो ये बेसिकली परिभाषाएं दी गई हैं कि जब भी कार्यपालक अधिकारी का नाम लिया जाएगा तो नगर परिषद का जो आयुक्त है, कमिश्नर है, उसके बारे में आप लोग समझेंगे। दैट्स इट। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुकेश, भरत मीणा, मनीषा, अनुपम, श्रीकांत, बहुत अच्छा कमेंट आ चुका है आप लोगों का। नेक्स्ट देखिए, नियम नंबर 3, निविदा के द्वारा, मतलब जब भी कोई टेंडर निकाला जाता है, निविदा निकाली जाती है, निविदा के द्वारा सामान का क्रय किया जाना। और जब सामान क्रय हो जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे? कार्य का निष्पादन करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे। जैसे एक बच्चा जो है वो क्या करता है? अपने पिता से मांग करता है कि मुझे जो है वो एक ड्राइंग की बुक चाहिए और कुछ कलर चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या हुआ कि वो सामान तो ला दिया गया, फिर बच्चा क्या करेगा? ड्राइंग बनाएगा। मतलब जो कार्य दिया गया है ब्रिज बनाने का, सड़क बनाने का, उस कार्य का निष्पादन किया जाएगा। सामान क्रय का आदेश देगा कौन? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार आदेश देगी नगर पालिका को कि आप ये सामान जो है वो परचेस कर लीजिए। नियम कौन सा लागू होगा? राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 उसके ऊपर लागू होगा। निविदा आमंत्रित की जाएगी धारा 14 के अनुरूप। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि धारा 14 जो है 14 वो क्या कहती है। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण है धारा 14, सेक्शन 14। स्वीकृति देखिए कौन देगा? धारा 14 में उपबंधित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति, पूर्व स्वीकृति जो है किसकी जरूरी है? सक्षम प्राधिकारी की। अभी देखेंगे कौन होता है वो। ठीक है, ऐसी सामग्री या सामान के लिए 1000 से अधिक का व्यय हो अथवा कार्य निष्पादन के लिए 2000 से अधिक का व्यय हो, पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जो भी सक्षम अधिकारी है या राज्य सरकार के द्वारा जो भी प्राधिकृत अधिकारी है वो ये देखेगा कि वाकई में जो खर्च किया जा रहा है उसकी कीमत 1000 से अधिक है, या फिर जो भी निष्पादन हो रहा है कार्य वो जो है वो 2000 से अधिक का व्यय है उसके अंदर, तो फिर पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये था नियम नंबर 3। नियम नंबर 4 देखिए, सामान के क्रय कि निविदाओं के मामले में निविदाएं आमंत्रित करने के लिए, यानी कि जो भी निविदाएं ली जाएंगी उनको आमंत्रित करने के लिए समय सीमा है कि भाई इतने समय के अंदर आप हमें ये चीज भिजवा दें कि वाकई में ये काम हम लोग कर सकते हैं। कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है?
राज्य सरकार उस ठेकेदार से कम्युनिकेट कर रही है। राज्य सरकार ने न्यूज़पेपर में एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में या 30 दिन में जो है वो अप्लाई करें सरकार के पास में। फिर आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो बेसिकली अप्लाई करने की जो डेट है, जैसे आप लोग देखते हैं ना, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय मिलता है, ठीक वैसे ही यहां पर अलग अलग जो है समय निर्धारित किया गया है। अगर 1 लाख तक का काम है तो 7 दिन का समय निर्धारित है। 1 लाख से 10 लाख तक का काम है तो 10 दिन के अंदर निविदा आ जानी चाहिए। 10 लाख से 1 करोड़ तक का काम है तो 15 दिन के अंदर, और फिर 1 करोड़ से अधिक का काम है तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर निविदा आ जानी चाहिए। कोई चेंजेस कर सकते हैं क्या इसमें? ये जो समय अवधि आप लोग देख रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? ठीक है, अब अगर क्लियर नहीं आए तो बताइएगा। देखिए, यहां पर समय निर्धारित है। अगर 1 लाख का तक काम है तो आपको 7 दिन का समय दिया जाएगा, आप अप्लाई कर दीजिए। अगर मान लीजिए 1 लाख से 10 लाख तक का जो है काम है तो 10 दिन के अंदर, फिर 10 लाख से 1 करोड़ तक का काम है 15 दिन के अंदर, और अगर 1 करोड़ से अधिक का काम है तो 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना बनता है। क्या ये समय सीमा जो है इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर ये परिवर्तन कौन कर सकता है? देखिए, सबसे पहले समय की गणना कब से की जाएगी? वो जो 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन ये देख रहे थे, निविदा का समाचार पत्र में जब प्रकाशन किया जाएगा उस तिथि से उस समय की गणना की जाएगी। नोट देखिए क्या कहता है नोट, सामान क्रय और लोक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा में 24 घंटे तक कटौती हो सकती है। एक विद्यार्थी ने मुझे पूछा था कि सर ये 24 घंटे की कटौती कैसे की जाती है? देखिए क्या होगा, पूरा एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूं आपको कि 24 घंटे की कटौती की जा सकती है, परंतु ऐसा समिति की सिफारिश पर किया जाएगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे। जो भी समिति है, कमेटी है, वो रिकमेंड करेगी कि 24 घंटे का समय कम कर दिया जाए। किस में से कम करेंगे? जहां पर हम लोगों ने पहले 7 दिन पढ़ा उसमें से एक दिन अगर 24 घंटे कम करेंगे, 24 घंटे तक कटौती हो सकती है। हो सकता है 5 घंटे की कटौती करे, हो सकता है 6 घंटे की कटौती करे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 24 घंटे की कटौती हो रही है तो 7 दिन की बजाय 6 दिन हो जाएंगे, 10 दिन की बजाय 9 दिन हो जाएंगे, 15 दिन की बजाय 14 दिन हो जाएंगे, 30 दिन की बजाय कितने हो जाएंगे? 29 दिन। अच्छा, फिर देखिए समिति के अंदर कौन कौन सदस्य होंगे। जिला मुख्यालय मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो भी नगर परिषद और नगर पालिका के कलेक्टर जो हैं उनके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी है। जो भी कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जो भी कलेक्टर होते हैं उनके द्वारा जो भी प्राधिकृत अधिकारी होगा वो उसमें शामिल होगा। नगर पालिका बोर्ड के मामले में एसडीएम यानी कि उपखंड अधिकारी जो होता है, इसके द्वारा कोई ऑथराइज्ड ऑफिसर। तीसरा है नगर पालिका का अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी। फिर नगर पालिका का आयुक्त और कार्यकारी अधिकारी। आयुक्त मतलब कमिश्नर, कमिश्नर होगा सीनियर आरएस ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर। ठीक है, मैं मोस्ट प्रोबेबली चांस है सीनियर आरएस रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस समिति के सदस्य होते हैं। कौन सी समिति? वो समिति जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के पास में जो आमंत्रण मंगाया गया है, ठीक है, उसके समय में अगर कटौती की जा रही है उस समिति के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए, कलेक्टर या एसडीएम द्वारा अधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा। उस समिति के अंदर अगर कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है, उसने कोई आदेश दिया है कि हाँ 5 घंटे कटौती कर लीजिए, 6 घंटे कटौती कर लीजिए, तो फिर उसमें कटौती संभव है और उनका निर्णय अंतिम होगा। दूसरी बात, यह आदेश प्रशासन शहरों की ओर, ठीक है, प्रशासन शहरों की ओर पहल के तहत 2 अक्टूबर 1981 शुरू हुआ था। ये तमाम बातें जो आप लोग देख रहे हैं ना कि ऐसे टेंडर कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाएंगे, इतने समय में आमंत्रित की जाएंगे, ये तमाम बातें जो है वो एक पहल है जिसका नाम है प्रशासन शहरों की ओर। इस पहल के तहत 2 अक्टूबर 1981 से इसको शुरू किया जा चुका है। ठीक है, चलिए नियम नंबर 5 देखिए। यदि निविदा के आमंत्रण पर किसी भी प्रकार से उचित या पर्याप्त संख्या में निविदाएं प्राप्त नहीं होती हैं तो नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ का जो है वो टेंडर निकाला है, 1 करोड़ का टेंडर निकाला है। अब 1 करोड़ का टेंडर अलॉट आपने किया है, उसके लिए पर्याप्त संख्या में आपके पास में ठेकेदारों के क्या नहीं आए, नाम नहीं आए। जिन भी ठेकेदारों ने नाम दिए उनके पास में उतने संसाधन मौजूद नहीं है जो 1 करोड़ का काम करा सके। इस परिस्थिति के अंदर नए सिरे से जो है वो टेंडर अलॉट किए जाएंगे, वापस से इनवाइट किए जाएंगे। सभी निविदा दाताओं को नोटिस देकर इसकी सूचना दी जाएगी कि नए सिरे से जो है वापस से इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। नियम नंबर 6 देखिए, अब आप बताइए। हितेश मेघवाल, अच्छा अलवर से जो है, बिल्कुल प्रणाम स्वीकार है। 30 को घटाकर 20 कर सकते हैं, 15 को घटाकर नहीं, वो अभी आगे आएगा। जिसकी बात आप कर रहे हो शर्मा जी, उसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक नियम नंबर 6 देखिए। कोई भी निविदा है उसको प्राप्त कैसे किया जाएगा, निविदा को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि निविदा जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है खुली निविदा, दूसरा प्रकार है सीमित निविदा और तीसरा प्रकार है एकल निविदा। जो खुली निविदा है उसको समाचार पत्र में विज्ञापन के द्वारा, सीमित निविदा है सीमित संख्या में फर्मों को जो है इनवाइट किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन सी फर्म जो है उसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं, और एकल में केवल एकमात्र फर्म जो है उसको इनवाइट किया जाएगा। जो बड़ी फर्में होती है, रिलायंस, टाटा, उनको जो है इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, खुली निविदा, सीमित निविदा, एकल निविदा, यहां से एमसीक्यू क्या बन सकता है, निम्न में से कौन सा निविदा का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा निविदा का प्रकार नहीं है, यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, भरत मीना, अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। देखिए, निविदाओं का प्राप्त मूल्य 5,000 या इससे अधिक हो तो उसको किसमें गिना जाएगा, खुली निविदा के अंदर। उसके लिए कंडीशन है कि जो भी खुली निविदा होगी वो मिनिमम 5,000 या फिर इससे अधिक ही होनी चाहिए, तभी उसको विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। फिर अनुमानित मूल्य 10,000 से कम हो तो फिर वो सीमित निविदा होगी, और यहां पर क्रय किए जाने वाले सामान का अनुमानित मूल्य 10,000 से अधिक हो, ये 1,000 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 10,000 है ना, ये कितना है, 10,000 से अधिक हो तो फिर एकल फर्म को। तो देखिए यहां पर अगर किसी एकल फर्म को हम लोग टेंडर दे रहे हैं तो उसके लिए ध्यान रखना है कि उसका मूल्य 10,000 से अधिक का होना चाहिए। अगर किसी सीमित, एक लिमिटेड के अंदर हम लोग टेंडर निकाल रहे हैं, लिमिटेड फर्म्स के लिए, कुछ कंपनियों के लिए ही, तो वहां पर 1,000 से कम ही जो है वो मूल्य होना चाहिए। ठीक है, अगर विज्ञापन के द्वारा सार्वजनिक रूप से सूचित किया जा रहा है उस परिस्थिति के अंदर जो है 5,000 या इससे अधिक का जो है मूल्य होना चाहिए उस निविदा का, उस काम को करने का। आगे देखिए, सीमित निविदा तथा एकल निविदा के मामले में क्रय अधिकारी, परचेज ऑफिसर अच्छी विश्वसनीयता वाली ऐसी फर्मों की सूची तैयार करेगा जिनके पास समस्त संसाधन उपलब्ध हो। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो परचेज ऑफिसर है वो इस चीज का निर्धारण करेगा कि जिस भी फर्म को ये टेंडर दिया जा रहा है उसके पास में समुचित संसाधन जो है वो उपलब्ध होने चाहिए। पता लगा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को हमने काम दे दिया है जो कि खुद मारा मारा फिर रहा है। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी खट्टा मीठा, खट्टा मीठा फिल्म के अंदर जो अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार अपने एम्प्लॉइज को एक प्रॉपर सैलरी भी नहीं दे पाता है, और जब वो सैलरी मांगते हैं तो उनके पीछे से वो लाद देता है। ठीक है, वकील जो है उसके चक्कर काटता रहता है अक्षय कुमार के, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो टस का मस नहीं होता। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर जो है उनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनके पास में ऐसा रोड रोलर जो है वो खराब स्थिति में है, अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक करके देता हूं, ऐसा काम नहीं चाहिए। इसीलिए जो परचेज ऑफिसर है वो संसाधनों को देखेगा। देखिए, निर्मित सूची का जो रिव्यू किया जाएगा, पुनरीक्षण किया जाएगा। सूची में सम्मिलित करने के लिए प्रतिभूति रकम के रूप में फर्म को 25 रुपए जमा कराने पर ही, कोई भी फर्म है उसको 25 रुपए जमा कराएगा, तब वो क्या कराएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका, और फिर उस पर विचार किया जाएगा। तो ये कीमत याद रखना केवल 25 रुपए है उस फॉर्म को भरने की, अप्लाई करने वाले फॉर्म को। सूची में नाम जोड़ने से पूर्व
क्रय अधिकारी फर्म से आवश्यक पूछताछ भी कर सकता है। मतलब परचेज ऑफिसर वो क्या है, वहां का राजा है। वो उस ठेकेदार से तमाम वो प्रश्न पूछेगा कि भैया सब मामला ठीक है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, पहले ही जो है वो मामला सेट कर लेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो है वो सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है ना? सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया है ना? चलिए, ठीक है। ऊपर लिखित सीमा निम्नलिखित परिस्थितियों पर लागू नहीं होगी। मतलब जो भी समय सीमा थी वो किन परिस्थितियों पर लागू नहीं होगी? अपेक्षित सामान या माल स्वयं से संबंधित हो, अगर नगर पालिका, राज्य सरकार खुद की ही किसी कंपनी से, खुद की ही किसी एजेंसी से तमाम कार्य करवा रही है, तो उसके लिए काहे की समय सीमा? वो काम करने वाले ही खुद हैं। ठीक है। जब अपेक्षित सामान विश्वसनीय निर्माताओं से अनुमोदित दरों पर लिया जाएगा, मतलब पहले से ही उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवा चुके हैं, पहले उसने अच्छा काम करके दिया है, तो फिर जो है वो ज्यादा उसमें मगजमारी नहीं की जाएगी। जब सामान या माल राजस्थान कृषि उद्योग निगम, ठीक है, राजस्थान राज्य लघु उद्योग, ठीक है, फिर खादी भंडार से क्रय किया हो, परंतु इन उपक्रमों के निर्माण को का प्रमाण पत्र देना होगा। अगर मान लीजिए समय अवधि जो है वो किन किन पर लागू नहीं होगी उसको देख रहे हैं, तो ये जो खादी भंडार है, राजस्थान राज्य लघु उद्योग है, इन पर भी वो समय सीमा लागू नहीं होगी। लेकिन इनको इस बात का प्रमाण देना होगा कि जो भी सामान हम लोग भेजेंगे वो उनका खुद का निर्मित होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं दूसरे से माल मंगाकर खुद के नाम से स्टांप लगाकर उसको बेच रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर, आप ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका निर्माण ही इसलिए किया गया है ताकि वो स्वयं उसका निर्माण करके और फिर क्या करें, अच्छे से अच्छा माल जो है प्रोवाइड करवाएं। ठीक है। फिर देखिए, जब कपड़ा राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड, राजस्थान हथकरघा परियोजना बोर्ड और राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा विक्रय किया गया हो, ठीक है, तो मतलब विक्रय के अंदर ये विभाग अगर शामिल हैं तो इनसे भी जो है वो कोई समय सीमा इनके ऊपर निर्धारित नहीं है। जब कोई मोटर वाहन का पुर्जा 1,000 रुपए तक प्राधिकृत डीलर से क्रय किया गया हो, इसके लिए भी जो है वो कोई जो है ये शर्तें जो है वो लागू नहीं होती हैं। जब माल राज्य सरकार के किसी विभाग से इस स्कीम के अधीन अथवा सीखो और कमाओ योजना के तहत क्रय किया जाता है, ठीक है, तो ये तमाम जो है ये बातें हम लोगों ने उनके लिए देखी हैं जिन पर ये इससे पहले वाली शर्तें लागू नहीं हो रही हैं, चाहे वो पैसे जमा कराने की हो या फिर जो समय सीमा है कि 7 दिन के अंदर, 15 दिन में, 10 दिन में, ये जो समय सीमा है वो भी उनके ऊपर लागू नहीं होती है। फिर देखिए, यद्यपि प्राप्त किया जाने वाला अनुमानित मूल्य 1,000 से अधिक होने पर खुली निविदा प्रणाली के बजाय सीमित निविदा प्रणाली में परिवर्तित किया जा सकता है। यद्यपि प्राप्त किया जाने वाला अनुमानित मूल्य 1,000 से अधिक होने पर खुली निविदा प्रणाली के बजाय, ये 10,000 है, ये 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 से अधिक होने पर खुली निविदा प्रणाली के बजाय सीमित निविदा प्रणाली के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब ऐसे कारण विद्यमान हो कि विज्ञापन द्वारा निविदाएं आमंत्रित करना लोकहित में नहीं है तो क्रय अधिकारी इसे अवश्य सूचित करेंगे। ठीक है, निविदाएं आमंत्रित करना लोकहित में नहीं है, वो ये चाहते हैं कि अगर सभी लोगों को पता लगेगा तो हो सकता है हंगामा खड़ा हो जाए। जैसे हम लोग कहें कि टाटा नैनो का जो प्लांट था वो पश्चिम बंगाल में रन करने जा रहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल में उसको संचालित ना करके फिर जो है वो गुजरात के अंदर लाया गया। उसके लिए जितने भी टेंडर्स थे वो सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं किए गए, क्योंकि हो सकता था कि जनता जो है उसके विरुद्ध हो जाए या जनता को कोई इश्यू सामने आ जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, या फिर लोकहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी सूचना जो है वो सार्वजनिक नहीं की जाती है। ठीक है। चलिए अब देखिए, जब क्रय राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का किया जाए तो निविदाओं का विज्ञापन ऐसे समाचार पत्र में दिया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो। जब क्रय यानी कि खरीदना राजस्थान के बाहर से हो, ठीक है, राजस्थान के बाहर विनिर्मित वस्तुओं का किया जाए, मतलब राजस्थान की सरकार राजस्थान से बाहर से कोई सामान जो है मंगा रही है
तो फिर उस टेंडर को जब नोटिफाई किया जाएगा तो ऐसे समाचार पत्र में किया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो है प्रकाशित होता हो, जिसे राज्य सरकार अनुमोदित करे। निविदाओं से संबंधित अन्य समस्त अधिकार क्रय अधिकारी क्रय अधिकारी में जो है वो निहित होते हैं। ठीक है, चलिए नियम नंबर 7 देखिए। नियम नंबर 7 देखिए, कोई भी फर्म है, ठीक है, कोई भी फर्म है, वह व्यक्तियों की काली सूचियां निर्मित करना, ब्लैक लिस्ट, ठीक है, क्या करना, ब्लैक लिस्ट जो है, ब्लैक लिस्ट वो क्या करना, निर्मित करना, ब्लैक लिस्ट जो है उसमें डाल देना। कब? देखिए ब्लैक लिस्ट में रखेगा कौन? स्टेट गवर्नमेंट। इसका आधार क्या है? भ्रष्ट आचरण तथा अनाचार का प्रयोग। कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी अगर कंपनी है वो भ्रष्ट आचरण करती है, अनाचार का प्रयोग करती है, जैसा कहा गया है वैसा नहीं करती है, तो फिर हम लोग क्या मानेंगे, उसको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देंगे। कार्रवाई क्या की जाएगी? इन फर्मों तथा व्यक्तियों से कोई भी सामान क्रय नहीं किया जाएगा तथा निविदा जारी नहीं की जाएगी। ठीक है, जिस भी फर्म को हम लोग ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल रही है, उनसे कोई भी सामान जो है वो परचेज नहीं किया जाएगा और ना ही कभी उनको टेंडर दिया जाएगा। नोट में क्या लिखा हुआ है? कार्यपालक अधिकारी राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के अधीन, ठीक है, उपगत चेकों पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, कार्यपालक अधिकारी है, वो राजस्थान नगर पालिका नियम 1974 के तहत जितने भी खर्चे होते हैं वह होते हैं, उनके जो चेक होते हैं उन पर क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, ताकि फिर नगर पालिका निधि से वो पैसा निकाला जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 8 देखिए, इन मामलों पर पर्याप्त नियंत्रण का उपबंध करने और नमूनों तथा निर्देशों के अनुरूप प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, देखिए इसके लिए मैंने आपको एक चावल का एग्जाम्पल भी बताया था कि हम लोग किसी दुकान पर चावल खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो दुकानदार को हम लोग सैंपल के लिए कहेंगे कि हमें कुछ सैंपल चाहिए ताकि उसके अनुरूप हम लोग चावल खरीद सके। अगर वो सैंपल सही निकला तो हम लोग 4-5 बोरिया जो है वो चावल खरीद लेंगे। देखिए यहां पर प्रदाय का निरीक्षण, प्रदाय मतलब सप्लायर जो है, सप्लायर की बात है, सप्लायर की बात है। ठीक है, तो सप्लाई जो है उस सप्लाई का निरीक्षण, ठीक है, कौन करेगा? क्रय अधिकारी। क्रय अधिकारी या उसके द्वारा निर्देशित उत्तरदायी अधिकारी जो है वो इसका निरीक्षण करेगा। उत्तरदायित्व किसका होगा? क्रय अधिकारी नमूनों के अनुरूप प्रदाय यानी कि जो सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है, प्रदाय का मतलब होता है सप्लाई, जो ठेकेदार सामान भिजवा रहा है उसकी बात की जा रही है। फिर निरीक्षण की प्रक्रिया, निरीक्षण अधिकारी प्रदाय में से यानी कि जो सप्लाई है, कुल सामान जो आया है उसमें से कुछ नमूने जो है सैंपल वो उठाएगा तथा नमूनों से इन वस्तुओं की समालोचनात्मक दृष्टि से निरीक्षण करेगा। वो बताएगा कि वाकई में ये जो सामान है वो है कैसा। ठीक है, यह सुनिश्चित करेगा कि जो सप्लाई वस्तुएं हैं ये समस्त अनुरूप जो है उनके अनुरूप हो। तो जो पहले सैंपल भेजा गया था सप्लायर के द्वारा, जो पहले सप्लाई आ चुकी है, उनमें से नमूना लिया जाएगा, एक सैंपल लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आपने मुझे उस दुकान पे जो दिखाया था क्या वाकई में ये वही माल है। उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, लिखा हुआ है सम आलोचनात्मक दृष्टि से क्रॉस वेरीफाई जो है उसको करेगा। आगे देखिए, क्रय अधिकारी कभी भी नमूनों को व्यवहारिक परीक्षण भी कर सकता है, कभी भी जो है वो प्रैक्टिकली उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। फिर देखिए, तुलना के लिए उठाई गई वस्तुओं की संख्या किसी भी दशा में प्रदाय के 10% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूरी सप्लाई में से कुछ सैंपल लेना चाहते हैं तो उस टोटल का 10% आपको एज ए सैंपल लेना ही पड़ेगा उसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर वो कारण बताएगा कि आपने 10% क्यों नहीं लिया है। बड़ा सामान है, भारी सामान है, तो फिर वहां पर जो है उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। फिर है निरीक्षण अधिकारी के संतुष्ट होने पर इसको रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा तथा प्रमाण पत्र जो है सर्टिफिकेट इसका दे दिया जाएगा कि वाकई में आपने जो हमको नमूना दिया था वो पूरी सप्लाई को वेरीफाई करता है, जो आपने हमको नमूना दिखाया था वैसा का वैसा पूरा सामान है, तो इसको क्रॉस वेरीफाई जो है वो कर देगा। ठीक है, चलिए नोट देखिए,
किसी भी प्रकार की खराबी होने पर निरीक्षण अधिकारी स्वयं या अन्य अधिकारी का ध्यान आकर्षण करेगा। कोई भी उसमें एरर होती है, कोई खराबी होती है, कोई मिलावट होती है, उसके अंदर परचेज ऑफिसर जो है उस ऑथराइज्ड ऑफिसर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बताएगा कि ये देखिए इसके अंदर ये खराबी है। फिर देखिए नोट देखिए, इस पर क्रय अधिकारी सप्लाई को, जो भी सप्लाई आई है उसको अस्वीकार करते हुए समस्त खर्चों को सप्लाई को यानी कि सप्लायर जो है उसको वहन करने के लिए कहेगा। अगर मान लीजिए कोई खराबी होती है तो जिस भी ठेकेदार ने वो सप्लाई किया है उसको कहेगा कि जो भी खर्चा है इसके अंदर वो आपके द्वारा वहन किया जाएगा, ये सब कुछ तेरा है। फिर देखिए, क्रय अधिकारी स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय 1 सप्ताह के भीतर भीतर, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो काम पेंडिंग में चलता रहे, इसलिए आपको 1 सप्ताह 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपना निर्णय देना पड़ेगा। कौन निर्णय ले रहा है? क्रय अधिकारी। किस चीज का? कि जो सामान मंगाया गया है वो ठीक है कि नहीं है, इसका डिसीजन 1 सप्ताह के भीतर भीतर हो जाना चाहिए। फिर देखिए नोट क्या कहता है, बोर्ड की वित्त समिति और अधिनियम की धारा 283 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी किसी भी समय स्टॉक रजिस्टर और क्रय से संबंधित अभिलेख की जांच और नमूनों से तुलना कर सकता है। वो चाहे जब जो है इसका क्या कर सकता है, इनकी तुलना कर सकता है। आगे देखिए नियम नंबर 9। महेश कुमार, तबीयत ठीक है? भरत मीना, क्या चल रहा है इधर कमेंट सेक्शन में? मुकेश, चलिए आप लोग इधर ध्यान दीजिए। देखिए कमेंट सेक्शन ज्यादा, आपकी पढ़ाई महत्वपूर्ण होनी चाहिए, है ना। खैर चलिए छोड़िए। नियम नंबर 9 देखिए, है ना, क्या लिखा हुआ है, विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रारूपों के प्रभार निम्नलिखित होंगे। पहला, जैसे हम लोग कहते हैं कि 10,000 तक है तो निविदा प्रारूप का प्रभार मतलब जो फीस है, जो फॉर्म की फीस है उसमें 20 रुपए जो है वो आपको जमा कराने पड़ेंगे। अगर 10,000 से 1 लाख तक है 50 रुपए, 1 लाख से 5 लाख तक है तो फिर 100 रुपए, 5 लाख से जो है वो कितना है 10 लाख है तो फिर 200 रुपए, और 10 लाख से अधिक है तो 500 रुपए। ठीक है, ठीक है। तो ये निविदा प्रारूप का क्या है, प्रभार है, आपको ये शुल्क जो है वो जमा करानी पड़ेगी। मान लीजिए आपको, यानी कि प्रारूप मतलब उसको आपका, जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि जैसा फॉर्म किसी और ने भरा है वैसा ही फॉर्म आप भी भरना चाहते हैं। जैसे आप लोग मोबाइल लेने के लिए शोरूम पर जाते हैं तो वहां पर आपको एक्चुअल मोबाइल की बजाय डमी फोन जो है वो दिखाया जाता है। तो बेसिकली जो फॉर्म है जो कि उस कार्य का विवरण देता है कि आपको क्या क्या कार्य करना है, अगर उसका आपको मॉडल लेना है, उसका सैंपल लेना है तो वो सैंपल आपको इतने रुपए के अंदर मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई भी कार्य है उसका विवरण आपको देखना है, 10,000 तक का कार्य है तो आपको 20 रुपए जमा कराकर उसकी एक कॉपी ले लेनी है कि हाँ मुझे ये काम जो है वो करना है। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है। नियम नंबर 10 देखिए, लोक निर्माण कार्यों की निविदाएं आमंत्रित करने हेतु समय सीमा। देखिए अगर हम लोग कहें कि 1 लाख तक लागत वाले छोटे कार्य हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो निविदा आ जानी चाहिए। जैसे पहला हमने देखा था, ठीक है, 1 लाख से 10 लाख तक का काम है तो 10 दिन के अंदर, 10 लाख से 1 करोड़ तक का काम है तो 15 दिन के अंदर, और 1 करोड़ से अधिक का काम है तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो निविदा आ जानी चाहिए। ये लोक निर्माण कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित करने की समय सीमा है। वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया है, बस हम एक बार एक ही क्लास में इसको रिवाइज भी कर रहे हैं। आपको और अच्छे क्लैरिफिकेशन के साथ में देखना है तो पिछले वाले वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, उसमें अच्छे से क्लैरिफाई करके आपको समझाया गया है। अभी हम लोग एक ही क्लास में इनका रिवाइज कर रहे हैं और जो आज हमारे लिए नया है उसको हम लोग बहुत अच्छे से साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, लागू समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से वो समय सीमा लागू हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई आपातकालीन कार्य है, बाढ़ नियंत्रण है, सिंचाई कार्यों के आवश्यक मरम्मत हेतु तुरंत कार्रवाई के लिए लघु नोटिस जो है वो दिया जाएगा, शॉर्ट नोटिस जो है वो दिया जा सकता है, कोई भी आपातकालीन कार्य है। फिर नोट में है, सिंचाई मामलों से संबंधित कार्यों की निविदा आमंत्रित करने की क्षमावधि कलेक्टर या उप निदेशक की पूर्व स्वीकृति से कम किया जा सकता है। अगर मान लीजिए निविदा आमंत्रित करने की कोई समय अवधि है, उसको कम करना है,
ठीक है, तो कलेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है, उनकी पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी, पहले उनकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर जो है समय सीमा को कम किया सकता है। जो पहले हमने समय सीमा देखी थी ये वाली, ये कम भी हो सकती है, 30 दिन के स्थान पर 20 दिन, 15 दिन के स्थान पर 10 दिन, और फिर 10 दिन के स्थान पर जो है कोई भी कटौती इसके अंदर नहीं होगी। 7 दिन के लिए जो मंगाई गई है निविदा, वो जो है उसमें भी कोई कटौती नहीं होगी। तो बेसिकली जो बड़े टेंडर हैं उनके समय सीमा के अंदर कटौती हो सकती है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। नवल कुमार बैरवा, गुड आफ्टरनून। नियम नंबर 11 देखिए, ऐसे कार्य जिनमें 2000 तक अनुमानित व्यय हो, ऐसे कार्य जिनमें 2000 तक अनुमानित व्यय हो, ठीक है, वो सार्वजनिक निर्माण विभाग के यानी कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा करवाए जाएंगे। और किस दर पर? जो भी दर प्रचलित है उस दर पर करवाए जाएंगे। ठीक है, जो टैक्स ऑफिसर है, कर अधिकारी के द्वारा ठेकेदार से बात करके उस कार्य को क्या होगा, निष्पादित किया जाएगा। इसको रिवर्स में पढ़िए। अगर कोई कार्य है जिसमें 2000 तक का व्यय है, अनुमानित व्यय है, ठीक है, या फिर इससे ज्यादा भी है, उस परिस्थिति में उस कार्य को निष्पादित करने के लिए क्रय अधिकारी पर जिम्मेदारी होगी कि वो ठेकेदार से बात करके प्रचलित दर पर उस कार्य को करवाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कार्य अथवा सामग्री का अनुमानित मूल्य, और इधर लिखा हुआ है प्रचार का तरीका कि कैसे उसको पब्लिश किया जाएगा ताकि लोगों को पता लग जाए। अगर 20,000 तक का कोई काम है तो उसको पब्लिश करने का तरीका है कि स्थानीय लोकल न्यूज़पेपर उसमें बताया जाएगा, क्योंकि रकम इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। इसी रकम को जो है वो स्थानीय जितने भी लोग हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्थानीय समाचार पत्र के अंदर सूचित किया जाएगा, या फिर जो राज्य सरकार अनुमोदित करे। वो समाचार पत्र दैनिक भी हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है, पाक्षिक मतलब 15 दिन में से भी हो सकता है। 20,000 से 10 लाख तक का काम है तो राजस्थान का प्रमुख दैनिक समाचार पत्र जो है उसमें उस चीज को प्रकाशित किया जाएगा जो राज्य सरकार अनुमोदित करे। अगर 10 लाख से अधिक का काम है तो राज्य का दैनिक समाचार पत्र वो अखिल भारतीय समाचार पत्र जो कि राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित हो। आप लोग कंसंट्रेट होकर इसको समझिए, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा सब कुछ, बस आप देखते रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इस चीज को सुनिए। जिस तरीके से मैं अपने पढ़ाने में मस्त हूं, आप पढ़ने में मस्त हो जाइए। ठीक है, आज क्लास अटक रही है क्या? क्लास अटक रही है क्या, बताइए। क्लास अटक अटक के चल रही है क्या? आई थिंक नहीं चलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो क्लास अटक के नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो बताइए। सभी की चल रही है तो प्रॉब्लम जो है वो दूर की जाएगी। आगे देखिए, नियम नंबर 12 क्या कहता है। किसी भी प्रकार के कार्य के निष्पादन के लिए या क्रय के लिए किसी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ निविदा नोटिस में अधिसूचित अग्रिम धन जो है, यानी कि एडवांस जो है वो जमा नहीं करवा दिया है। जितने भी आपके पास में निविदाएं आई हैं उन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा अगर आपने एडवांस जो है वो जमा नहीं करवाया। अगर एडवांस जमा करवाया है तो फिर जो है थोड़ी थोड़ी अटक रही है। हाँ, एक बार चलने देते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो चेक करेंगे। हो सकता है कि इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, इस कारण से हो जाए वो। किसी भी प्रकार के कार्य के निष्पादन के लिए या क्रय के लिए किसी निविदा पर विचार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अग्रिम धन जो है उसमें जमा नहीं करा दिया जाए। ठीक है, नियम नंबर 13 देखिए। समस्त वस्तुएं उनकी स्वीकृति से पूर्व निरीक्षण के अधीन होंगी जिनके लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्देश दिया जाए, और उनको ऐसी परीक्षणों पर खरा उतरना होगा जो विनिर्माण के दौरान या सप्लाई के भेजे जाने से पूर्व या पश्चात किए जाए। मतलब जो भी आपने जो नमूना लिया था उसके अकॉर्डिंग समस्त वस्तु जो है वो भेजी जाए। ठीक है, उनको समस्त परीक्षणों पर क्या उतरना पड़ेगा, खरा उतरना पड़ेगा, नहीं तो उसको सप्लाई को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट जो है वो कर दिया जाएगा। तो सप्लाई भेजने से पूर्व और उसके पश्चात जो है उस वस्तु का निरीक्षण किया जा सकता है। नियम नंबर 14 देखिए। सक्षम स्वीकृति आवश्यक। ठीक है, सक्षम अधिकारी जो है वो इसमें स्वीकृति देंगे। देखिए, कोई संविदा का सामान क्रय या कार्य निष्पादन निम्न प्राधिकारियों की पूर्व प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति और अनुमोदन के
से यानी कि उसके बिना जो है वो नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको प्रशासनिक अनुमति लेनी पड़ेगी, वित्तीय स्वीकृति लेनी पड़ेगी। देखिए, अगर नगर निगम में कोई काम करवा रहे हैं तो फिर 25 लाख तक का काम है तो अतिरिक्त आयुक्त या उपायुक्त उसमें जो है वो क्या करेंगे, प्रशासनिक अनुमति देंगे और वित्तीय अनुमति यहां से है, दोनों चेक करेगा कि हाँ 25 लाख तक का काम है तो फिर वहां से अनुमति दी जाएगी। ठीक है, 1 करोड़ तक का व्यय है, जो कमिश्नर है वो इसको वेरीफाई करेंगे। 2 करोड़ तक का काम है, जो महापौर है वो अनुमति देंगे। 5 करोड़ तक का काम है, वित्त समिति, और फिर अगर बजट में प्रावधान करना है तो नगर निगम जो है वो इसकी अनुमति देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक वैसे ही नगर परिषद के मामले में भी कार्य अथवा सामग्री का अनुमानित मूल्य है ये, और वहां पर वेरीफाई करने वाला प्राधिकारी है, उसकी अनुमति देने वाला। अगर 2 लाख तक का काम है तो कमिश्नर करेगा, 50 लाख का काम है सभापति करेगा, 1 करोड़ तक का व्यय है वित्त समिति उसको देखेगी, बजट के अंदर उल्लेख करना है तो नगर परिषद जो है वो उसको देखेगा। समझ रहे आपको? बहुत इजी है ये। नगर पालिका बोर्ड के मामले में देख लीजिए, 1 लाख तक का काम है, कार्यकारी अधिकारी, मतलब ये सबसे ऊपर वाला जो आ रहा है ना, इसको आप जरूर देखना, सबसे ऊपर सबसे नीचे ध्यान रखना। तो बजट में तो आप लोग समझ जाओगे, लेकिन यहां पर से क्वेश्चन पूछेगा वो, इनमें से सबसे ऊपर वाले से पूछेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 लाख तक का व्यय कार्यकारी अधिकारी, 25 लाख तक का व्यय अध्यक्ष, 50 लाख तक का व्यय वित्त समिति, बजट के प्रावधान अगर करना है तो बोर्ड ऐसा प्रावधान करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए, नगर पालिका बोर्ड, ठीक है, परिषद निगम के अंतर्गत प्राधिकारी अधिनियम की धारा 81 के प्रावधान के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है, यदि पिछले वर्ष की वास्तविक आय और कोई भी समय राशि 20% से अधिक हो तो नगर पालिका बोर्ड में प्राधिकारी उपनिदेशक से अनुमोदन लेगा। मान लीजिए पिछले वर्ष की वास्तविक आय और व्यय, ये व्यय लिखा हुआ है, ठीक है, व्यय के अंदर डिफरेंस अगर 20% से अधिक है, जो पिछले वर्ष था और आज का जो है ईयर, उसमें अगर डिफरेंस 20% से ज्यादा आ रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उपनिदेशक जो है उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। नगर निगम व नगर परिषद में प्राधिकारी राज्य सरकार से अनुमोदन लेंगे तथा मूल, ठीक है, अच्छा, नगर पालिका बोर्ड में ले रहा है वो डिप्टी डायरेक्टर से, और नगर निगम और नगर परिषद में ले रहा है किससे, राज्य सरकार से। फिर देखिए, मूल प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति में किसी भी दशा में कोई वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, कोई भी प्रशासनिक स्वीकृति है या वित्तीय स्वीकृति है, उसमें वृद्धि जो है वो नहीं की जाएगी। ठीक है, किस बात की वृद्धि है, ये देखिए आपने जो देखा है ना यहाँ पे, ये है वित्तीय स्वीकृति, इसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, यह किसी अनुमान में अपनी स्वयं की रकम में 10% वृद्धि या कमी का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर वृद्धि और कमी हो रही है, मतलब पिछले वर्ष की अगर तुलना में हम लोग देखें या अनुमान में हम लोग देखें, तो भी वो 10% के अंदर वेरिएशन नहीं होना चाहिए, 10% से अधिक का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। परंतु यह कुल मिलाकर कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी कार्य को विभाजित नहीं किया जाएगा, यह संबंधित निकाय अधिकारी व अध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो किसी भी कार्य को जो है विभाजित नहीं किया जाएगा, जैसे एक ठेकेदार से दूसरे ठेकेदार के अंदर डिवाइड जो है एक ही काम को नहीं किया जाएगा, उस तरीके से। चलिए, ये जो है हम लोग आज से देख रहे हैं, सक्षम अधिकारी के आदेश में कार्य अथवा सामान के नाम, निविदा दाताओं के नाम, प्रीमियम का प्रतिशत और रकम का उल्लेख जो है वो किया जाएगा। जो भी आपकी संविदा होगी, टेंडर होगा, उनके अंदर इन तमाम बातों का उल्लेख होना जरूरी है। जो भी उस काम को करने वाला है उसका नाम, फिर जो टेंडर भर रहा है जो ठेकेदार है उसका नाम, प्रीमियम का प्रतिशत, ठीक है, और रकम का जो है वो उल्लेख उसमें किया जाना जरूरी है। संबंधित नगर पालिका के पास बजट और निधियां उपलब्ध होने के पश्चात ही कार्य करने का आदेश दिया जाएगा। मतलब नगर पालिका निधि के अंदर वो पैसा होना चाहिए जिससे कार्य को परफॉर्म किया जाए, अगर है तभी जो है फिर वो ऑर्डर पास किया जाएगा। आगे देखिए, निविदा खोलने के 7 दिन के भीतर, जैसे मान लीजिए कि आज जो है वो 7 नवंबर है, तो 7 नवंबर को हम लोगों ने निविदा जो है उसको ओपन किया है, मतलब सब ठेकेदार के नाम हमारे पास में आएंगे, निविदाओं को ओपन किया जाएगा। उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है कार्य आदेश जारी किया जाएगा कि भाई ठीक है अब कार्य शुरू किया जाए, बशर्ते बजट उपलब्ध हो। अगर नगर पालिका के अंदर, नगर पालिका निधि में बजट उपलब्ध है तो निविदा खुलने के मतलब ये अनाउंस हो गया है कि इस ठेकेदार को काम दिया जाएगा। वो ठेकेदार का नाम सामने आ चुका है कि हाँ ये काम जो है ये ठेकेदार करेगा।
7 दिन के अंदर अंदर जो है वो काम शुरू हो जाना चाहिए। बस एक शर्त है कि नगर पालिका निधि के अंदर वो पैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? भाई देखिए, आज आप लोगों की कमेंट की तरफ थोड़ा मैं कम ध्यान दे रहा हूं क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी है आज की। ठीक है, चलिए फिर देखिए, कार्य आदेश जारी करने के अगले दिन, जिस दिन कार्य करने का आदेश दिया गया है उसके अगले दिन करार जो है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसको भी साइन किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए किसी निविदा को आमंत्रित करने में 15 दिन लगे हैं, 15 दिन का समय दिया है, तो आज जो है 7 नवंबर है, आज से हम लोग 15 दिन का समय देते हैं। 22 नवंबर तक हम लोग क्या मंगवा रहे हैं? निविदा मंगवा रहे हैं। जिस दिन निविदा जो है, अंतिम निविदा होगी, उसी दिन जो है वो लगभग दोपहर में 3 बजे के आसपास निविदाओं को ओपन किया जाएगा। खुल गई निविदा, खुल गई है, तो अब ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगले 7 दिन के अंदर वो जो ठेकेदार है वो क्या कर देगा? काम को शुरू कर देगा। अगर नगर पालिका के अंदर बजट है तो वो ठेकेदार जिसका नाम सामने आया है, जिसको ये काम अलॉट हुआ है, वो 7 दिन के अंदर अपना काम शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन वो निविदा खुली है 22 नवंबर को, उसके अगले दिन ही जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड वो जो ठेकेदार है उसके बीच में, कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि कार्य करने की आखिरकार अवधि कितनी होगी। अगर 5 लाख तक का काम है, देखिए कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप करके भेजिए, कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजिए कि अगर 5 लाख तक का काम है तो फिर 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपको काम कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 5 लाख से 10 लाख तक का काम है तो 2 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा। 10 लाख से अगर 50 लाख तक काम है तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 4 महीने में अपना काम को पूरा करे, और 50 लाख से 1 करोड़ का तक का काम है 6 महीने में कंप्लीट करे, और 1 करोड़ से अधिक का काम है तो जैसा कि बोर्ड निर्धारित करेगा वैसा किया जाएगा। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, ये समय सीमा आपको याद रखनी है। 5 लाख अगर काम की लागत है, 1 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्टर उस काम को पूरा करके देगा। 5 लाख से 10 लाख 2 महीने में, 10 लाख से 50 लाख 4 महीने में, 50 लाख से करोड़ 6 महीने में, और 1 करोड़ से अधिक का है या 1 करोड़ का है तो फिर जैसा कि बोर्ड जो है वो निर्धारित करे वैसा उसको किया जाएगा उतने समय में। थोड़ा सा आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा जो है वो आई थिंक अटक चल रहा है ना। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। चलिए, ये थोड़ा इंटरनेट का इशू होने के कारण क्लास थोड़ी सी मुझे लगता है कि जो है अटक के चल रही होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखा आपने कौन सा काम कितनी अवधि में पूरा हो रहा है। ठीक है, कौन सा काम कितनी अवधि में पूरा हो रहा है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी बोर्ड में दिख रहा है आपको, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी बोर्ड के पास अध्ययन या यदि किसी बोर्ड के पास अध्ययन या कार्य को करने के लिए उसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए पूर्ण साधन उपलब्ध नहीं हो तो बोर्ड पूर्व अनुमोदन के बाद परियोजना प्रबंध परामर्शदाता की सेवाएं किराए पर ली जा सकेंगी। ऐसी सेवाओं के लिए बजट का प्रावधान करना होगा। असफल निविदाओं के अग्रिम रकम का पुनर्भुगतान निविदाओं के अंतिम निपटारे के 7 दिन के भीतर भीतर जो है वो किया जाना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिए। अगर मान लीजिए किसी भी बोर्ड के पास में कोई भी काम है, कोई भी काम संपूर्ण करने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। अगर संसाधन उपलब्ध नहीं है तो जिसके पास भी संसाधन है उससे जो है वो किराए पर लिया जा सकता है। उससे हम लोग क्या ले सकते हैं? रेंट पर ले सकते हैं। ठीक है, उससे रेंट पर लिया जा सकता है। असफल निविदाओं की, मान लीजिए कि किसी भी ठेकेदार का पैसा जो है वो जमा है लेकिन उसको इलेक्ट नहीं किया गया है, चुना नहीं गया है,
तो फिर असफल निविदाओं के अग्रिम रकम जो उसने एडवांस जमा कराया था उसको वापस से हम लोग 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो वापस लौटा देंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई एकल निविदा है, दिख रहा है आपको, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो आपकी चेंज हुआ होगा सिनेरियो। ठीक है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। देखिए एकल निविदा प्राप्त हो और दरें युक्ति युक्त हो। मान लीजिए एकल निविदा है, मतलब एक ही फर्म को जो है वो टेंडर अलॉट हुआ है, उसमें दरें अगर युक्ति युक्त हो तो वह अगले उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकेंगी। सिफारिश अगले उच्चतर प्राधिकारी को मामले की सिफारिश करते समय यह उल्लेख किया जाएगा कि नए सिरे से निविदा आमंत्रित बोर्ड के हित में क्यों नहीं है। सामान्य परिस्थिति में एकल निविदा प्राप्त होने पर नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित करके प्रतिस्पर्धात्मक दरें जो है वो प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। बेसिकली यहां पर यह लिखा हुआ है कि अगर एकल निविदा है और उसमें दर जो है, काम करने की दर अगर वो युक्ति युक्त है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो है वो आगे क्या किया जाएगा, फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी है तो फिर नए सिरे से जो है निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। देखिए कोई भी संविदा पूर्णतः या भागतः रद्द की जा सकती है। कोई भी निविदा है उसको हम लोग भागतः, है ना, मतलब थोड़ा सा कुछ भाग उसका 10%, 15%, 20%, कितना भी हिस्सा जो है वो रद्द कर सकते हैं, या फिर पूरी की पूरी संविदा जो है कॉन्ट्रैक्ट उसको रद्द किया जा सकता है। फिर उसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जिसके द्वारा कार्य का आदेश दिया गया था निविदाकार को काली सूची में डाला जा सकता है। जो भी सक्षम प्राधिकारी था, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे पहले क्रय अधिकारी, वो क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट के अंदर जो है वो डाल सकता है, उसके पास में अधिकार है। फिर निविदा प्रस्तुत करने से रोका जा सकता है किंतु उसके द्वारा कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और यह प्रमाणित किया जाएगा कि उसकी कार्यवाही से बोर्ड का कोई धनीय जो है हानि नहीं होगी और इस उपबंध का दुरुपयोग नहीं होगा। मतलब जिस व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है उसके कारण नगर पालिका को कोई भी नुकसान नहीं होगा, इस बात का कारण स्पष्ट किया जाएगा उस प्राधिकारी के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर देखिए बोर्ड के द्वारा और उसके निमित्त, बोर्ड के द्वारा और उसके निमित्त की गई संविदा लिखित रूप से होगी। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लिखित रूप से होगा, उस पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और बोर्ड की सामान्य मुद्रा अंकित की जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, जो भी काम होगा वो कैसे होगा, रिटन फॉर्मेट के अंदर होगा और जो भी सक्षम अधिकारी है उस पर हस्ताक्षर करेगा। आगे देखिए नियम नंबर 15, कुल 17 नियम पढ़ने हैं। 16 और 17 जो है वो बड़ा इजी है। ठीक है, 16 और 17 जो है वो बड़ा इजी है। थोड़ा सा आप लोग देखिए 15 की तरफ, अनुमानों का अनुमोदन तथा बिलों का परिरक्षण। ठीक है, जितने भी बिल हैं, जो भी अनुमान है उनका अनुमोदन होगा। देखिए किसके द्वारा किया जाएगा, कौन सा अधिकारी है, निर्माण कार्यों की अवस्था में उनसे संबंधित अनुमानों तथा बिलों को निम्नांकित अधिकारियों द्वारा उनके सम्मुख अंकित राशि तक तकनीकी रूप से अनुमोदन या परिरक्षण किया जाएगा। ठीक है, सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति। ठीक है, और इधर है पूर्ण शक्ति, किसके पास में है, अधीक्षण अभियंता, है ना, अधीक्षण अभियंता। ठीक है, 1.5 लाख तक, ठीक है, 150 लाख तक, मतलब 1,50,00,000 तक अगर कोई भी जो आदेश है, निविदा है, तो उससे संबंधित कार्य जो है अधीक्षण अभियंता जो है वो उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। ठीक है, अनुमोदित करेगा। अधिशासी अभियंता, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, 50 लाख तक की राशि है, काम है, तो वो उसको क्या करेगा, अनुमोदित करेगा। असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, AN जो है, जिसको हम लोग कहते हैं AN, एक्शन, या फिर इसको कहते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, SE हम लोग कहते हैं। तो सहायक अभियंता जो है वो 5 लाख रुपए तक की राशि। फिर इसके बाद में कनिष्ठ अभियंता और जो भी इंजीनियर सहायक है वो 1 लाख रुपए तक की राशि जो है उसका अनुमोदन कर सकता है। क्या लिखा हुआ है, बोर्ड की शक्तियों से अधिक होने तकनीकी अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजे जाने पर तकनीकी अनुमोदन सरकार के द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो 1 सप्ताह के भीतर, याद रखना कब, 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव में विनिश्चित करेगी। औपचारिक तकनीकी अनुमोदन पर समिति की विनिश्चय के अनुसार अधीक्षण अभियंता स्थानीय निकाय निदेशालय के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। देखिए बेसिकली ये है कि जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या अनुमानित जो है अनुमोदन किया जाएगा। अगर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, SE है, वो 1,50,00,000 तक का कोई काम है उसको क्या करेगा, अनुमोदित करेगा। ठीक है, सरकार के द्वारा जो गठित की जाएगी तकनीकी समिति, उसके पास पूर्ण शक्ति होगी, वो कोई भी काम जो है उसको निष्पादित
कर सकती है। ठीक है, तो ये तमाम कार्य दिए हुए हैं। बोर्ड की शक्तियों से अधिक होने, तकनीकी अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेजे जाने पर तकनीकी अनुमोदन सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा और बेसिकली 1 सप्ताह के भीतर जो है उस प्रस्ताव पर निर्णय भी लिया जाएगा। ये जितना भी प्रस्ताव है उस पर 1 सप्ताह के भीतर भीतर जो है वो निर्णय लिया जाएगा। देखिए, ये है किताबी लैंग्वेज, ये है, इसको कहते हैं बुकिश लैंग्वेज। लास्ट समय में जो है वो समय थोड़ा कम था, इसलिए मैंने जो है उस बुक से लिया, और बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता है लिखा हुआ क्या है किरकार, कि कहना क्या चाह रहे हो, है ना। यदि बोर्ड में मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता पद स्थापित न हो तो निदेशालय का सर्वोच्च तकनीकी अधिकारी या संबंधित सर्किल खंड के सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग का मुख्य अभियंता मतलब चीफ इंजीनियर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता इन नियमों के अधीन अपनी अधिकारिता में तकनीकी अनुमोदन कर सकेगा। मतलब कोई मान लीजिए कि जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई पद नहीं है, उनके स्थान पर कौन काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। अनुमान स्थल के निरीक्षण के पश्चात और सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित BSR यानी कि बेस रेट जो है उसके आधार पर तैयार किए जाएंगे। अनुमान के साथ कार्य का स्थल योजना, डिजाइन, रेखा चित्र, संरचनात्मक डिजाइन के साथ तकनीकी टिप्पणी जो है वो सहबद्ध की जाएगी। ठीक है, तो मतलब जो भी कार्य किया जा रहा है उस स्थल का नाम, रेखा चित्र, डिजाइन वगैरह सब कुछ जो है वो सबमिट किया जाएगा। अनुमान 3 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे और एक प्रति उस तकनीकी अधिकारी के पास रखी जाएगी, दूसरी प्रति अगले उच्चतर तकनीकी अधिकारी को प्रेषित की जाएगी और मूल प्रति संबंधित बोर्ड को भेजी जाएगी। जो राज्य सरकार का बोर्ड है उसके पास में एक प्रति रहेगी, एक कॉपी रहेगी उस काम की, और बाकी 2 कॉपी जो है वो जितने भी हाईएस्ट ऑफिसर हैं उनके पास में डिस्पैच की जाएगी। क्या करें, आज तो क्लास को 2 जगह काम ले लेना। ठीक है, चलिए, ठीक है। अच्छा देखिए आगे 16 और 17 खत्म है, ज्यादा नहीं है, 17 ही नियम थे। नियम नंबर 16 देखिए, कोई संविदा बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि इन नियमों और अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है। मतलब कोई भी संविदा जो है, कोई भी टेंडर, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो बाध्यकारी नहीं है अगर उस पर अधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उसको जो है सेलेक्ट नहीं किया है, उसके माल को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, तो बेसिकली बाध्यकारी नहीं है उसके ऊपर। तो नियम और अधिनियम जो है उसको ध्यान में रखा जाएगा, उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। नियम नंबर 17 कहता है निविदा इत्यादि का प्रारूप कैसा होगा। तो निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के प्रारूप, निविदा के प्रारूप, निविदा और संविदा की शर्तें, सामग्री या माल के क्रय के लिए करार के प्रारूप यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, जो राजस्थान के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में विहित किए जाएंगे। देखिए, जितने भी अकाउंट्स के नियम हैं, फाइनेंशियल जितने भी रूल्स हैं, उनके अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो टेंडर का नोटिस, तमाम बातें जो हैं, सामग्री, माल क्रय करने के लिए जो भी नियम शर्तें हैं वो उसके अकॉर्डिंग रखी जाएंगी। किसके अकॉर्डिंग? जो राजस्थान के सामान्य वित्तीय और लेखा नियमों में विहित किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये तमाम शर्तें जो है वो रखी जाएंगी। कोई भी कार्य है, कार्य के विभागीय तौर पर या ठेकेदार के माध्यम से निष्पादन और चालू संदाय, पूर्णतः रिपोर्ट, अंतिम भुगतान, लेखों और वित्तीय लेन देनों से समस्त प्रारूप वे ही होंगे जो राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जो भी कुछ निर्धारित किया है उसके अनुरूप ही जो है वो ठेकेदार काम करेगा। ठीक है, उसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाएगा। ठीक है, ये 17 नियम थे आज के, ये आज के क्या थे, 17 नियम थे। ठीक है, तो 17 के 17 नियम जो है वो आज हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझे दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ ज्यादा ही समस्या आ रही है। ठीक है, तो पहले आप लोग एक बार मैसेज कीजिएगा, उसके बाद में जो है वो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए शाम को 10 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी 10 प्रश्नों के साथ में। शाम को लाइव क्लास रहेगी, 10 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 बजे आप लोग जरूर अवेलेबल रहिएगा। डाउनलोड करना है ऐप को, RS बाबा दीपक सर, यहां पर जो है वो आपको तमाम टेस्ट सीरीज, नोट्स और 6 नवंबर का जिसने कल का टेस्ट नहीं दिया है वो जरूर टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, जल्द ही उस टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। पार्ट बी की टेस्ट सीरीज
इसका अब जो अगला टेस्ट है उसके लिए तैयार कर लीजिए अपने टॉपिक्स को। कल जो टेस्ट हुआ था 6 नवंबर को, उसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। जल्दी से जिन भी विद्यार्थियों ने टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए। 799 के अंदर आपके लिए फुल वीडियो कोर्स अवेलेबल करवाया गया है और आपके साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, तो ये वीडियो कोर्स के साथ में आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जाएगी, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तमाम टॉपिक जो है वो शामिल किए गए हैं। 399 के अंदर अगर आप लोग अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी की अलग से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ठीक है, सुरेंद्र सिंह राव, पूजा शर्मा, आज कमेंट मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे, बहुत कम कमेंट देखे क्योंकि क्लास जो है वो बहुत लंबी थी आज की। भरत मीणा, मनीषा कुमारी, अभी देखिए जैसे हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो हम लोग एमसीक्यू की सेशन को लेके आएंगे, मैराथन सेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, वो संडे के दिन जैसे मान लीजिए 3-4 घंटे एक साथ क्लास चल गई है, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सारा प्लान है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग शाम को 10 बजे एमसीक्यू सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, चलिए शाम को 10 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। धन्यवाद।